वेलकम बैक टू जोर का जोर। नाजरीन, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान बिल्कुल ही कुछ ही देर में आमने सामने होने वाले हैं। देखना यह है कौन सी टीम जो है वो अपना लोहा मनवाती है, किस टीम का पलड़ा भारी होता है। नाजरीन, जब भी किसी कंट्री में कोई इवेंट होता है, स्पेशली क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, तो उस हवाले से खिलाड़ी मुख्तलिफ बयानात लेकर आते हैं, डिफरेंट डिस्कशंस होती हैं चेयरमैन की जानिब से, कभी किसी चीज़ से, मतलब टीम मैनेजमेंट की तरफ से डिफरेंट कॉमेंट्स आते हैं, जिनमें से कुछ गुफ्तगू ऐसी भी होती है जिसके ऊपर डिस्कशन करने का दिल भी करता है। तो मैंने सोचा कि ज़रा मैच को भी डिस्कस करते हैं, मगर अभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें सुनने में आई हैं, तो उस हवाले से नाज़रीन बात करते हैं। बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। नाज़रीन, आप सबकी जान पीएसएल की शान हाफिज़ इमरान, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मीरा, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, दूसरी जानिब हमारे सामने स्टैट्स को लेकर आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे कमेंट्स आते हैं वैसे वैसे उन्हीं खिलाड़ियों के स्टैट्स पर नजर डालना ही बहुत जरूरी होता है। तो बढ़ते हैं उमर ज़ाहिर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। हाफिज़ साहब, मैं देख रही थी कि सलमान इरशाद का कहना था कि वो विराट कोहली को आउट करना चाहते हैं। अच्छी ख्वाहिश है, लेकिन अभी कुछ ही देर पहले हम उन्हीं का जिक्र कर रहे थे पिछले शो में। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ठीक है, ख्वाहिश करना तो ठीक है, लेकिन विराट कोहली को आउट करने के लिए पहला मरहला क्या है कि पाकिस्तान की टीम में आना है सबसे पहले। दूसरा मरहला होगा कि इंडिया के साथ मैच हो पाकिस्तान का। तीसरा मरहला ये होगा कि जब वो बॉलिंग कर रहे हो तो विराट कोहली बैटिंग कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद चौथा काम ये होगा कि उन्हें बहुत अच्छी गेंदबाजी करना होगी, तब जाके वो विराट कोहली को आउट करेंगे। अब उनकी ये ख्वाहिश है, इस ख्वाहिश की तकमील के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र तय करना है। उन्हें सबसे पहले तो पीएसएल में इतनी विकेटें हासिल करनी, जिस वक्त जहाँ पर वो खेल रहे हैं वहाँ पर तो परफॉर्म करें। कल जिस अंदाज में उनको गुज़िश्ता 2-3 मैचेस में जब उनको रन हो रहे हैं तो उनको समझ नहीं आ रही होती कि उन्होंने कहाँ बॉल करने हैं। विराट कोहली को तो दूर आउट करना तो हनूज दिल्ली दूरस्त वाली बात है ना। आप जहाँ पर हैं वहाँ पर तो परफॉर्म करें पहले। बिल्कुल सही बात। देखिए, 6 टीमों में आपकी पीएसएल की किसी एक टीम में खेल रहे हैं, आपको पाकिस्तान की टीम में आना है। और पाकिस्तान की टीम में आपसे पहले कौन कौन है? देखिए, हारिस हैं, एहसानुल्लाह हैं, हसनैन हैं, हुनैन को देखें कितनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। नसीम फिट होके वापस आ गए हैं, शाहीन आफरीदी वहाँ पर बैठे हैं, जमान खान वहाँ पर बैठे हैं, शाहनवाज धानी वहाँ पर बैठे हैं। तो पाकिस्तान के पास तो फास्ट बॉलर्स काफ़ी हैं, पहले से ही पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर्स काफ़ी हैं। तो क्या आप उनसे अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा करेंगे तो आप पाकिस्तान की टीम में आएंगे ना। और अगर आप पाकिस्तान की टीम में आएंगे, फिर कभी पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, फिर आप विराट कोहली को बॉलिंग करेंगे, फिर आप उसको आउट करने की कोशिश करेंगे, ये तो ऐसे ही है ना कि अभी मतलब आपने चांद पर जाना है और आपको ये नहीं पता कि आपने चांद पर कैसे जाना है, बस जाना है, बस जाना है। ठीक है कि तो ठीक है, ख्वाहिश करना हर खिलाड़ी, किसी इंसान का भी ख्वाहिश करना हक है, लेकिन उसकी बुनियादी ख्वाहिश है कि उसको ख्वाहिश करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब आप इस मामले में बात करते हैं, देखें, दुनिया का हर बॉलर ये चाहेगा कि वो दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों की विकेटें हासिल करे। जैसे बाबर आजम की विकेट हासिल करना किसी भी बॉलर के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी समझता है। वो उसका कोई नौजवान गेंदबाज उनको आउट करे, उसके लिए और ज़्यादा खुशी की बात होती है। दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स भी उन्हें आउट करने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। वो समझते हैं कि वो एक बड़े मुश्किल बैट्समैन हैं। इसी तरीके से विराट कोहली का शुमार भी दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में होता है। और किसी भी नौजवान गेंदबाज के लिए उनके विकेट हासिल करना एक ख्वाब ज़रूर है, ख्वाहिश ज़रूर होती है। ये आपको ड्राइव करती है बेहतर कारकर्दगी के लिए, लेकिन लगता नहीं है कि उनकी ये ख्वाहिश अल्लाह करे कि पूरी हो जाए। लेकिन अगर आप ज़मीन पर रहते हुए ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हैं, कारकर्दगी को देखते हैं, एक ही तरह की गेंदबाजी वो किए चले जा रहे हैं। आज़म खान से इस तरीके से आखिरी 2-3 मैचेस में उन्होंने बॉलिंग की है, वो बहुत इतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं, उनको समझ ही नहीं आ रही होती थी क्या हो रहा है। सबसे पहले तो आपने अपने मुल्क में रहते हुए अपने हम असर खिलाड़ियों के साथ इतना अच्छा परफॉर्म करना है कि सिलेक्टर्स कहें जी बिल्कुल हर हाल में सलमान इरशाद पाकिस्तान की टीम में होंगे। बज़ाहिर नजर नहीं आता कि ऐसा होना है। तो आप उनको आउट करना चाहते हैं, ज़रूर करें, लेकिन उसके लिए आपको पाकिस्तान खेलना पड़ेगा और पाकिस्तान खेलने के बाद आपको इंडिया के साथ मैच खेलना पड़ेगा, फिर जब आपको मौका मिल सकता है। तो ये हनूज दिल्ली दूरस्त, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। क्या बात है, क्या बात है। उमर, आपसे जानना चाहूंगी सलमान इरशाद के स्टैट्स के बारे में भी कुछ बता दें, जैसे हाफिज़ साहब ने इतनी तफसीलन जो है उस पर गुफ्तगू की है। देखिए, पहली बात यह है कि पीएसएल का एक्सपोजर तो इनको मिल गया और सीपीएल भी खेले हैं रिसेंटली, लेकिन मैटर ऑफ फैक्ट इसके क्या सीखा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कुछ इनकलकेट किया कि नहीं किया, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि आपके पास जब उमर गुल जैसा हीरा मौजूद हो, आपकी कंसल्टेशन करने के लिए आप कोचिंग कर रहे हो, तो उनसे क्या सीखा, ये चीज़ें हैं। और दूसरी ये इनकी वाली बात कि एक ही जगह आप बॉलिंग कराओगे
पे आप वेरिएशंस नहीं लेके आओगे, स्पेशली T20 क्रिकेट में, शॉर्टर फॉर्मेट में वेरिएशंस के साथ ही क्लेवर बॉलर चलते हैं, जिनके पास जितनी ज्यादा वेरिएशंस होगी वही होगा। आप देखें नतीजा क्या इनका निकला, 6 मैचेस इन्होंने खेले, PSL में सिर्फ 8 विकेटें ली है, तो कोई सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस नहीं है। एक ओकेजन में इन्होंने 3 विकेटें लिया, अदरवाइज पुअर बॉलिंग करा रहे हैं, रन्स को सीड कर रहे हैं, कोई प्लान्स है नहीं और ख्वाब देख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ मेहनत करना भी इम्पोर्टेंट है, वो एनर्जी भी नजर आनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाफिज साहब, जैसे अभी सलमान रशाद की बात पर हमने गौर किया है, तो एक सवाल और दिल में आता है, जैसे मोहसिन नकवी साहब ने भी एक तरह से एक स्टेटमेंट दी है कि माने हैं वो ये बात कि सिफारिश पर सिलेक्शंस होती हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, 2-3 पहलू हैं उनके, उसके अगर आप जो देखने वाले हैं और जिसके ऊपर जिस पर बात की जा सकती है, जो आपने सिफारिश का जिक्र किया है, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कोई भी हो, बिलखुसूस इस वक्त चूंकि मोहसिन नकवी साहब हैं, अगर वो ये कहें कि टीम सिलेक्शन मेरिट पर होगी, नंबर 1, अगर वो ये कहें कि टीम सिलेक्शन मेरिट पर होगी, तो इसका एक मतलब ये है कि शायद इससे पहले टीम सिलेक्शन मेरिट पर नहीं होती थी। बिल्कुल, ये फौरी तौर पर जहन में आएगा ना ख्याल। तो एक बात तो यह है कि हो सकता है कि फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सिलेक्शन मेरिट पर नहीं होती और सिलेक्शन जो मेरिट है उसकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। एक तो ये बात मान लेनी चाहिए, अगर उन्होंने कहा है, ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, तो नजरिया तो ये मोहसिन नकवी साहब के जो कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं, ये उनकी तरफ से आया है, ठीक है जी। और अब अगर इसके बाद आ जाएं तो उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, अगर इनके जो खिलाड़ी हैं, इनको हमें इकट्ठे होकर मैदान में उतरना है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आप ये एक एक करके भी बात करें तो सिलेक्शन मेरिट पर होगी, और खिलाड़ियों, क्या सिर्फ ये खिलाड़ियों की सिलेक्शन मेरिट पर होगी या ऑफिशियल्स की सिलेक्शन भी मेरिट पर होगी? आपको सिर्फ खिलाड़ियों की सिलेक्शन मेरिट पर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑफिशियल्स की सिलेक्शन भी मेरिट पर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने खिलाड़ी अहमियत रखते हैं उतना ही कोचिंग स्टाफ भी अहमियत रखता है, उतनी टीम मैनेजमेंट भी अहमियत रखती है, क्योंकि इन्हीं खिलाड़ियों की जो रिपोर्ट है वो कोचिंग स्टाफ या टीम मैनेजमेंट ही तरतीब देती है, तैयार करती है और बताती है कि कौन कैसा खेला, कैसा नहीं खेला, किसको कैसा खेलना चाहिए था। जैसे मोहम्मद हफीज़ इन दोनों अपने मुख्तलिफ ख्यालात जो उनका तजुर्बात है पाकिस्तान टीम के साथ बहसीयत डायरेक्टर और हेड कोच, वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि अब अगर टीम सिलेक्शन मेरिट पर नहीं होती है, टीम सिलेक्शन मेरिट पर होगी, तो उसका मतलब ये है कि इससे पहले सिलेक्शन मेरिट पर नहीं होती थी। उन्होंने इसके अलावा भी 1-2 चीज़ें जिक्र की हैं, मेरा ख्याल है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि उसका या फ़लाँ इनको जो है ना, हमने परफॉर्म करने वाले हर खिलाड़ी के साथ खड़े हैं, ठीक है, अच्छे खिलाड़ियों को टीम में आने के लिए। हाँ, अब फ़लाँ का बंदा या फ़लाँ की मर्जी, ये टीम सिलेक्शन के साथ जुड़ी चीज़ है, ये टीम सिलेक्शन के साथ जुड़ी चीज है। अगर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहते हैं कि ये फलां बंदा, फलां खिलाड़ी किसी एक शख्स के कहने पर मुंतखब हो गया, या किसी के बारे में ये राय है कि ये फलां की वजह से टीम में आता है, या फलां इसको पसंद करता है तो टीम में आता है, ये बातें अगर उन्होंने की हैं तो इसका मतलब ये है कि वो गुज़िश्ता कई दिनों से ये चीजें सुन रहे होंगे। वो इससे पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के निगरान वज़ीर आला रहे क्या, और ये ऐसे तो नहीं, और उससे पहले वो पाकिस्तान में एक मीडिया हाउस भी के मालिक भी हैं, ठीक है जी, उनका अखबार भी है, टीवी चैनल्स भी हैं, तो वो हर वक्त 24 घंटे उनको देखते होंगे। तो जो मीडिया रिपोर्ट करता होगा, खुद उनके टीवी चैनल पर भी रिपोर्ट होता होगा खिलाड़ियों की कारकर्दगी के हवाले से, टीम में मन पसंद नापसंद के हवाले से, तो उनकी नजर में तो होगा। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक सहाफी होने की हैसियत से सिर्फ वो टीवी पर चलती हुई खबर को समझे तक महदूद हो जाए, ये ठीक हो, वो उसके पस मंजर में जाने की भी कोशिश करते होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। फिर जब आप एक मीडिया हाउस चला रहे होते हैं, आपके मालूमात के जराए भी और होते हैं। फिर जब आप मुल्क के सबसे बड़े सूबे के निगरान वज़ीर आला बन जाते हैं, आपके मालूमात के जराए और हो जाते हैं। और फिर जब आप चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बन जाते हैं, फिर आपके मालूमात के जराए और हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए, इस तजर्बे को देखते हुए, इस पस मंजर को देखते हुए, ये दोनों चीजें हैं, इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये बातें बिला वजह नहीं है। और उनको ये भी पता है वो ऐसे नहीं है, ठीक है, उनको ये भी पता है, वो ये अच्छी खासी समझ बूझ रखते हैं। अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फायदेमंद हो कि कब कहां पर किसको क्या पैगाम देना है, कब कहां किसको क्या पैगाम देना है। ये बातें दोनों बातें जो हैं, ये बराह रास्त पाकिस्तान क्रिकेट की सिलेक्शन से जुड़ी हैं। और
इसके बाद लोगों को और ज़्यादा बात करने का मौका मिलेगा कि अब वाकई इससे पहले आप देखें पाकिस्तान के साबिक सेलेक्टर्स, साबिक कप्तान जो हैं, शुएब मलिक ने कहा था ना कि दोस्ती यारी। मोहम्मद वसीम जब चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थे, मोहम्मद आमिर ने बहुत सख्त अल्फाज उनके बारे में लिखे थे। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो ये क्या था? अब ये वो साबिक कप्तान रहे हैं, वो पाकिस्तान के नुमाया खिलाड़ी रहे हैं, वो दोनों पाकिस्तान के लिए तवील अरसे तक खेलते रहे हैं और दोनों के ताल्लुक हैं मुख्तलिफ खिलाड़ियों के साथ, दोस्तियां हैं। तो क्या उनको पता नहीं चलता होगा कि उसने क्यों कहा और उसने ये लफ्ज क्यों लिखा? इसकी एक पूरी की पूरी तारीख होती है और उसी तारीख को जब आप देखते हैं तो आज जब मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मेरिट की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा होता है। ये उसका एक पहलू हो गया। अब उनकी जो दूसरी बातें हैं जिसमें एक तो ये है कि जो उन्होंने ऑफिशियल्स की बात की है, फिर उन्होंने ये भी कहा है कि हमें मुत्तहिद होकर खेलना है, मुत्तहिद होकर खेलना है, खिलाड़ियों को इकट्ठा करना है। इसका मतलब ये है कि कोई रंजिशें हैं। इसका मतलब ये है ना, हाँ। इसका मतलब है ना कि कुछ ना कुछ तो था ऐसा, कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि जो आपको ये बातें करने की ज़रूरत पेश आई है ना। आपको पैगाम, सामने बैठे लोगों को पैगाम, जब आप तकरीर कर रहे होते हैं या जब आप खिताब कर रहे होते हैं या जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं या जब आप ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं आप? हाँ। आप अपना पैगाम दे रहे होते हैं, ढके छुपे अल्फाज में। बिल्कुल, आप अपना पैगाम दे रहे होते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई भी शख्स क्यों करता है? वो पैगाम देता है, जी मैं ये करना चाहता था, मेरे से ये हो गया, मुझे ऐसे करना चाहिए था, या मैं ये करूंगा। बिल्कुल सही। तो वो किसी ना किसी को बता रहा होता है ना। तो ये जो आज उनकी खिलाड़ियों से मुलाकात थी और जो उनकी बातें थी, ये यकीनी तौर पर मुख्तलिफ पहलुओं पर इसके गौर किया जाए तो यकीन आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने पैगाम पहुंचाए हैं। ठीक है, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हैसियत से वो आए हैं, 3 साल के लिए उनको मुंतखब किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड ने और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाली हैं। अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा करें, अल्लाह करे कि उनके दौर में पाकिस्तान क्रिकेट तरक्की करे, अल्लाह करे कि पाकिस्तान की टीम कामयाबियां हासिल करे, पाकिस्तान की बुनियादी ढांचा बेहतर हो, पाकिस्तान के नौजवान क्रिकेटर्स के लिए बिलखुसूस जूनियर क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा काम हो। तो ये चंद चीज़ें ऐसी हैं और फिजिकल फिटनेस पर भी उन्होंने गुफ्तगू की है क्योंकि वो काकूल में कैंप लगा रहे हैं। यानी वो तमाम बातें जो हम लोग रोज करते हैं। अब देखें मीरब के अभी आपने सवाल जब शुरू किया उनका नकवी साहब का तो आपने सिलेक्शन के हवाले से बात की। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद दरमियान में प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई कि वजह क्या होती है, काकूल भेजने का क्या मतलब है? एक ये है कि आपकी फिजिकल फिटनेस पर अब हम समझौता नहीं करेंगे। इसका एक मतलब ये भी लिया जा सकता है कि वहां पर जब वहां पर भला क्या होता है, जब ये काकूल में जाते हैं ना तो वो फर्ज कर लेंगे कि ये दो ग्लव्स का पेड़ पड़ा हुआ है ना, तो ये जैसे आपने उठाया है ना यहाँ से, आपने वैसे ही रखना है यहाँ पर लाकर। क्या बात? ये नहीं हो सकता कि यूं पड़ा हुआ है तो इसको वापस आप आए तो आपने नहीं, आपने इसको वापस अपनी जगह पर वैसे ही रखना है और अगर आपने नहीं रखा तो आपको जुर्माना हो जाएगा। थोड़ा सा इधर था वैसे। हाँ ठीक है ना, तो जुर्माना हो गया, जुर्माना हो गया। तो ये काकूल जाने के जो मकासद है ना उसमें बहुत सारी चीजें हैं, फिजिकल फिटनेस के साथ साथ आपको डिसिप्लिन भी करना है। बिल्कुल ऐसे। तो ये वो सारी चीजें हैं जो उनकी आज जो उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की है, जो अपने ख्यालात का इजहार किया है, ये उसमें वाज़ेह तौर पर पैगामात हैं। पाकिस्तान के कोचिंग स्टाफ के लिए भी उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार कर दिया है कि वो उसकी जिम्मेदारी सौंप दी है पीसीबी ऑफिशियल्स को। नाम बता देते, वैसे तो लोगों को पता ही है कि किसने कौन उसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है, बता भी देते लोगों को। कोई मैंने वही है ना, मिसाल है कि कहना बेटी को सुनाना बहू को। हाँ, तो उन्होंने नाम बता देते, वैसे तो लोगों को पता ही है कि कौन कर रहा है। ठीक है, उनको भी पता है, क्यों ना पता है ना जी। वैसे नाम भी बता देंगे वो, देखिए पता लग ही जाएगा ना। बहुत सारे लोगों को तो पता है कि कौन इसमें पुल का किरदार अदा कर रहा है। फेवरेटिज्म में आने वाले हैं नहीं, वो सहाफी नहीं आ भी जाए तो कोई बात नहीं, आ भी जाए तो क्या बात है। देखें, अगर कोई अपनी अच्छी टीम बनाए, पाकिस्तान की क्रिकेट को उससे फायदा होना चाहिए। ठीक है, अगर आप 16 लोगों की टीम बनाते हैं, 16 में हो सकता है कि 2 आपके पसंदीदा हों, लेकिन उनकी पसंदीदगी का जो मयार है ना वो अहलियत होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। आप किसी ऐसे शख्स को भी तो पसंद कर सकते हैं ना जो अहल हो। करना ही उसी को चाहिए। आप किसी ऐसे शख्स को पसंद कर सकते हैं जो अहल हो। उसकी अहलियत से फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब इतनी सीरियस गुफ्तगू हो रही है, इतनी क्लैरिटी के साथ बात हो रही है, मैंने कहा थोड़ा सा मज़ा भी ऐड कर देते हैं। उमर, आपसे जानना चाहूँगी, अम्बानी की शादी में मैंने सुना है कि रिहाना अभी की भी शिरकत थी, बल्कि तस्वीरों से पूरा सोशल मीडिया जो है वो भरा हुआ है। रिहाना के स्टैट्स क्या कहते हैं बाय द वे, फैन फॉलोइंग के स्टैट्स क्या कहते हैं? कितने लोग हैं जो रिहाना को पसंद करते हैं? रिहाना का तो बिल्कुल ही फैन नहीं रहा मैं। हाँ, मैं फैन नहीं रहा, माइकल मतलब जैक्सन कि आप का बीच अगर में कह लूँ या कुछ कह लूँ, लेकिन एक ऑब्वियसली पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी सिंगिंग के चर्चे, तो फिर लाइफस्टाइल को जिस तरह वो एम्ब्रेस करती है, हाँ। और जिनकी उनकी फैन फॉलोइंग है, तो ज़ाहिर बात है इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है, तो ठीक है। और अंबानी साहब के पास इतने ज़्यादा सोर्सेज है कि उनको इनवाइट किया है, तो वेल एंड गुड, उन्होंने 4 चांद लगाए वहाँ जाके, तो एक अच्छी बात है। और बल्कि और भी आर्टिस्ट, कैटी पेरी को भी आना चाहिए था, और भी आर्टिस्ट थे। और आपको नहीं कॉल आई अंबानी साहब? मैं क्या चीज़ हूँ जी। नहीं, स्टैट्स के लिए बुला सकते थे लेकिन आपको। एक बात मैं ज़रूर यहाँ करना चाहता हूँ, एक मैं अपना पर्सनल थॉट ये शेयर करना चाहता हूँ। आप देखें, मोहम्मद हफीज़ को आपने एक्सटेंशन नहीं दी, ठीक है ना। आपने इसी वजह से हफीज़ को एक्सटेंशन नहीं दी कि ना, कि ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में पुअर परफॉर्म किया आपकी टीम ने, तो चीफ सेलेक्टर कौन था? तो चीफ सेलेक्टर अभी तक रखा हुआ है, तो ये तो फिर ड्यूल स्टैंडर्ड नहीं है, तो क्या है फिर चीफ सेलेक्टर को भी जो है वो सो कोर्ट नोटिस या कुछ ऐसी चीज़ दे ना। बिल्कुल सही। तो ये चीज़ है। अलबत्ता रिहाना का जाना अच्छी बात है बहरहाल। बस उमर को कॉल नहीं आई है भाई, उमर हमारे रह गए हैं। उमर ने जाके ऐसे ऐसे स्टैट्स बताने थे कि शादी में और 4 चांद लग जाने थे, ऐसे प्री वेडिंग थी। अच्छा हाफिज साहब, आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि अभी मैं देख रही थी कि मोहम्मद हफीज़ की जैसे उमर ने बात किया, तो उनका ये भी कहना था अपने प्रोग्राम में जहाँ वो बात करते हैं कि शाहीन शाह नसीम शाह की निस्बत जो इब्तदाई ओवर्स हैं उनमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। आप इस बात से सहमत हैं? नसीम शाह जैसा बॉलर पाकिस्तान में कोई भी दूसरा नहीं है। नए बॉल की बात नहीं है सिर्फ, नसीम शाह एक कंप्लीट फास्ट बॉलर है। ऐसा नहीं है कि शाहीन उतने अच्छे नहीं हैं, शाहीन की एक अपनी खासियत है। हाँ, मुख्तलिफ सलाहियत ठीक है, अगर उनकी पेस वापस आएगी तो वो बाद की ओवर्स में भी उतने ही ज़्यादा मौसर साबित हो सकते हैं। लेकिन शाहीन की जो, अगर आप, चूंकि कंट्रोल जो है ना, जो सीम स्विंग है, वो बहुत अच्छी करते हैं नसीम। शाहीन आगे से बॉल बहुत अच्छा स्विंग करते हैं। शाहीन और नसीम में एक फ़र्क ये है कि शाहीन जो हैं ये सिर्फ इब्तदाई ओवर्स में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, लेकिन नसीम जो हैं ये पुराने गेंद के साथ भी उतने ही ज़्यादा ख़तरनाक और मौसर होते हैं, क्योंकि इनकी गेंदबाजी मुख्तलिफ है। बिल्कुल सही। इनकी गेंदबाजी मुख्तलिफ है, इनकी सलाहियतें उनसे बहुत मुख्तलिफ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कंप्लीट आप बॉलर देखते हैं ना, कि जो T20 में भी खेल सकता है, वनडे फॉर्मेट में भी खेल सकता है, टेस्ट मैचेस में भी खेल सकता है, वैसे तो शाहीन भी खेलते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आपको फिट हो जाए ना पाकिस्तान के लिए, तो ये बहुत शानदार होगा। क्योंकि शाहीन एक तरफ से अटैक करेंगे, दूसरी तरफ से नसीम अटैक करेंगे, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसका हो सकता है। उसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप मजमूई तौर पर देखते हैं तो नसीम अपनी जगह पर पाकिस्तान में मुनफरिद बॉलर हैं, फास्ट बॉलर्स में, जो सलाहियत के एतबार से दीगर बॉलर से ज़रा मुख्तलिफ नज़र आते हैं। बिल्कुल सही। हाफिज़ साहब, टॉस की अपडेट बताइएगा। देखें जी, टॉस जिसका भी हो, मुल्तान सुल्तान के जीतने के इम्कान ज़्यादा ही होंगे ना। फिर भी टॉस देखिए, बात ये है मीरब साहबा कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो कुछ ऐसे हैं नासाज हैं कि नहीं, इतने हो भी जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, एक तो ये है जी कि पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीता है और वो बैटिंग कर रही है। मुल्तान सुल्तान्स के चूँकि उस्मान खान चले गए थे छुट्टी पे, तो रिज़ा हैंड्रिक्स, डेविड मलान, रिजवान, तैयब ताहिर, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, क्रिस जॉर्डन, डेविड विली, उसामा मीर, आफ्ताब इब्राहिम और मोहम्मद अली ये खेल रहे हैं। और दूसरी तरफ से ज़ल्मी की तरफ से क्या है जी, साइम अयूब, बाबर आजम, कैडमोर, हसीबुल्ला भी आज आ गए हैं। हसीबुल्ला को उनको पहले एक आध मैच खिलाया मेरा ख्याल उन्होंने। पावल भी आए हैं, आसिफ अली, आमिर जमाल, लूक वुड, नवीनुल हक आज बेहतर हैं। मेहरान मुमताज़ को भी आज मौका मिल गया, सलमान इरशाद फिर हैं। तो देखते हैं ये है कि आज कैसे परफॉर्म करते हैं। आज ये इनकी साइड है और पहले उन्होंने करनी है जी बैटिंग। हाफिज़ साहब, अभी मैं देख रही थी कि एक जगह पर काफ़ी ज़्यादा तस्करा हो रहा था कि पाकिस्तान को तो एक और अब्दुल रज़ाक मिल गए हैं आमिर जमाल की शक्ल में। तो जो पहले वाले अब्दुल रज़ाक हैं उनको कहीं और भेज दें, किसी और मुल्क। नहीं, लेकिन उनका कहना है, मतलब शायकीन क्रिकेट खासतौर पर बहुत ज़्यादा उनके साथ एक बड़ा लंबा सफ़र है अब्दुल रज़ाक तक पहुँचने में। अल्लाह करे कि वो उससे आगे जाएं। वो
आमिर जमाल बने और लोग उसको बाद में कहें जी हमने आमिर जमाल की तरह का बनना है। अब्दुल रज़ाक खेल गए पाकिस्तान के लिए, बहुत अच्छा खेला, लेकिन उनको उनसे मिलाने के बजाय आमिर जमाल साहब अगर अल्लाह करे कि बहुत अच्छा पाकिस्तान के लिए खेलें और आने वाले 2-3 बरसों में, 3-4 बरसों में, 5 बरसों में, 5 बरस गुजर जाएं, 2029 हो, तो लोग ये कहें कि हमने आमिर जमाल बनना है, ना कि ये कहते रहे जी हमें आज भी अब्दुल रज़ाक की तलाश है। लोगों का चूंकि एक अच्छी और खुशगवार यादें हैं जुड़ी हुई अब्दुल रज़ाक के साथ, अजहर महमूद के साथ, इमरान खान साहब के साथ और पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स गुजरे हैं उनके साथ, तो वो याद करते हैं। चूंकि उनके बाद वैसा कोई आया नहीं पाकिस्तान के पास ना, तो लोग याद करते हैं, लोगों का हक है। अब उनकी यादों पर तो पाबंदी नहीं लगाई जा सकती ना, सलमान इरशाद की ख्वाहिश पर कोई पाबंदी नहीं है, तो फिर लोगों की यादों पर भी कोई पाबंदी नहीं। लेकिन आमिर जमाल एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट बहुत अच्छी खेली, वहाँ पर गेंदबाजी भी बहुत अच्छी की, बैटिंग भी बहुत अच्छी की। कल के मैच में गोके उनकी टीम जीत नहीं पाई है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से हिस्सा ज़रूर डाला कि कुछ जो उनकी अपनी सलाहियतें हैं उनका उन्होंने इजहार ज़रूर किया। अल्लाह करे कि वो बहुत अच्छा खेलें, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान गुज़िश्ता 3-4 7-8 बरस में, 3-4 नहीं 7-8 8-9 बरस में बिलखुसूस जब आमिर यामीन को मौके मिले और फ़हीम अशरफ को मौके मिले, आमिर को कम मौका मिले, वैसे फ़हीम अशरफ को ज़्यादा मौका मिला पाकिस्तान की तरफ से खेलने का भी और लीग क्रिकेट खेलने का भी। तो पाकिस्तान किसी एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की तलाश में है। अल्लाह करे कि वो खला पूरा करें आमिर जमाल और पाकिस्तान के लोग उनको देखें, कामयाबी के साथ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उमर, आपसे जानना चाहूँगी कि मोहम्मद हारिस का ना परफॉर्म करना कितना डेंजरस या नुकसानदेह साबित हो सकता है? किसके लिए डेंजरस? टीम के लिए तो काफ़ी डेंजरस हो जाता है ना एट टाइम्स। आप देखें ना, बाबर बेचारे ने ठेका लिया हुआ है परफॉर्म करने का, ना करे तो फिर आपके सामने रिजल्ट है, वो तो थैंकफुल आपको होना चाहिए कि आमिर जमाल ने और वॉल्टर ने संभाल लिया। लेकिन हारिस कुछ नहीं कर रहे, बस वो एक जो स्पॉटलाइट थी वो उन्होंने हासिल कर ली है, लेकिन बिल्कुल ही फ्लॉप जा रहे हैं, कुछ उन्होंने नहीं किया। और दूसरी जहाँ तक बात है आमिर जमाल की, तो रज़ाक जो है उनका एक हाउस होल्ड नेम है, अजहर महमूद का एक हाउस होल्ड नेम है, ठीक है ना, तो वो तक पहुंच नहीं सकता बंदा, अपनी पहचान जरूर बना सकता है कि दी आमिर जमाल बन सकता है। और कल जिस तरह उन्होंने द क्लिनिकल हिटिंग की है और अपना हाईएस्ट स्कोर किया 87 रन, तो दिस शोज कि उनमें स्पार्क है, करंट है, लेकिन ये इस चीज़ को कंटिन्यू रखना होगा ताकि एक पहचान बनाए। और ये इमरान भाई बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, 9-10 सालों से आपके पास कोई ऑलराउंडर्स आए नहीं, जो आए या तो वो टिके नहीं या टिकने नहीं दिया। अब हमाद अजहर के पास पोटेंशियल था, हमाद आजम के, तो वो लेकिन पता नहीं क्यों नहीं चलने दिया उनको, हालांकि बाबर ही के बैच के थे वो भी। तो बाकी इसके अलावा बिलावल भट्टी थे, लेकिन बिलावल भट्टी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे, तो वो ऑलराउंडर नहीं थे। नहीं, लेकिन क्लेम तो करते बिलावल भट्टी क्लेम तो मैं कहता हूँ, मैं वजीर आज़म हूँ पाकिस्तान, मैं कहूँगी मैं भी ऑलराउंडर के खिलाफ उन्होंने एक बस परफॉर्म किया था होम सीरीज में। ऑलराउंडर की जो ऑलराउंडर्स जो है ना, वैसे तो जिसको मर्जी कह दें ऑलराउंडर, ऑलराउंडर्स के मानी जरा मुख्तलिफ है। लोगों को ये पहले समझ जाना चाहिए कि ऑलराउंडर्स किसके लिए इस्तेमाल होता है। मतलब ये नहीं है कि आप बॉलिंग करते हैं साथ में थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेते हैं, या आप बैटिंग करते हैं साथ में थोड़ी सी बॉलिंग भी कर लेते हैं, तो वो और हम जय कैलस के तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है ना, एंड्रू साइमंड्स का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। कुछ तो ऐसे भी ऑलराउंडर हैं जिनसे दोनों ही नहीं हो रहे, ना बॉलिंग हो रही है ना बैटिंग हो रही है। मेरे हिसाब से एक ऑलराउंडर थे जो कि चल सकते थे, लेकिन उनको इतने प्रॉपर मौके नहीं मिले, यासिर अरफात साहब को, क्योंकि फर्स्ट क्लास बहुत ज़्यादा खेले हैं वो और बहुत, लेकिन फिर उनके बाद काउंटी में चले गए, तो काउंटी में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया, लेकिन PSL 2016 में उन्होंने अपने इजहार किया खेलने का, उनको मौका नहीं दिया गया। लेकिन खैर अभी वो असाइनमेंट 2016 में बहुत देर हो चुकी थी और नहीं, उस वक्त तक वो लीडिंग विकेट रखे थे T20s में, बात ठीक है, लेकिन 2016 तक आप देखें कि उस वक्त तक उनकी क्रिकेट अपनी कितनी थी, और जब वो खेल रहे थे उस वक्त पाकिस्तान टीम में कौन खेल रहा था, वो बहुत अच्छी उन्होंने क्रिकेट खेली है, दुनिया भर में लीग क्रिकेट खेली है। अभी वो पाकिस्तान के हाई परफॉर्मेंस कोच भी बने थे, इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने लीग क्रिकेट खेली है दुनिया भर में, वो बहुत बासलाहियत थे। बाद लक आपकी साइड पर नहीं होती, मतलब जब वो खेल रहे थे उस वक्त पाकिस्तान की टीम के लिए कौन खेल रहा था, अब्दुल रज़ाक खेल रहे थे, अजहर महमूद खेल रहे थे, और कौन खेल रहा था। टीम के कॉम्बिनेशन में आप आते हैं या नहीं आते हैं, किसके ऊपर ज्यादा एतमाद होता है। बाद लक आपकी साइड पर नहीं होती तो फिर आपको उतने मौके मिलते नहीं है। उन्होंने अपने मेरा ख्याल डेब्यू के ऊपर भी 5 आउट कर दिए थे टेस्ट मैच में, मेरा ख्याल है।
It was in 2007 अगेंस्ट इंडिया, लेकिन उन्होंने ओडीआई सेकंड में 2000 में आए थे वो। लक की बात हो रही है फखर जमान साहब, क्योंकि एक भी मैच अभी तक ना जीत पाए हैं, लेकिन एक पॉइंट मिलने की उनको खुशी बहुत ज़्यादा है। उनकी एक वीडियो वायरल हुई हुई है और वो काफ़ी खुशी का इजहार करे कि हमें एक पॉइंट मिला है, बेशक बारिश की वजह से मिला है। सूप पी रहे हैं। अच्छा हाफिज़ा मेरी बात सुन, सवाल चेंज करती हूँ, पकौड़े चाय भी खा सकते हैं। सवाल बदलती हूँ। सूप पी रहे हो। हुनैन शाह का इजहार है कि वो चाहते हैं कि हम तीनों भाई जो हैं वो कौमी सतह पर अपने मुल्क के लिए नुमाइंदगी करें और हम खेलें। उनका ये इजहार है। आपको लगता है कि आगे वर्ल्ड कप में ये हमारे साथ शामिल हो कुछ नहीं होने वाला। वर्ल्ड कप के लिए तो मुश्किल होगा, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी क्रिकेट उनके पास देखिए मौके हैं। उनको मौका मिला, उन्होंने फायदा उठाया। उनके छोटे भाई जो हैं उबैद अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल कर आए, तो उस रास्ते पर तो हैं कि वो खेल सकते हैं। किस हद तक वो तवज्जो के साथ क्रिकेट खेलते हैं, कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि आप जितना ऊपर चले जाते हैं खेलते हुए उतनी ज़्यादा आपसे तवक्कुआत भी बढ़ जाती हैं और उतनी ज़्यादा आपसे मेहनत भी आपको करना पड़ती है। एक मौका होता है कि आप एक क्लब की तरफ से खेल रहे होते हैं या एक महकमे की तरफ से खेल रहे होते हैं, वहाँ पे कंपटीशन और होता है। जब आप ऊपर जाते हैं तो आपका मुकाबला अपने से बेहतर लोगों से होता है, क्योंकि आप अपने आप को उस वक्त के लिए तैयार रखते हैं, आप अपनी मेहनत उस हिसाब से करते हैं कि आप मुखालिफिन का सामना उसी अंदाज में कर सकें। ये बड़ा फ़र्क होता है लीग क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये याद रखें। बिल्कुल सही। लीग क्रिकेट की परफॉर्मेंस में और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत फ़र्क होता है। आपकी क्वालिटी का बहुत फ़र्क होता है, आपके प्रेशर का बहुत फ़र्क होता है, ठीक है, और खिलाड़ियों की जो दिलचस्पी है या जिस फोकस के साथ वो खेल रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उसका भी बहुत फ़र्क होता है। कोई दबाव होता ही नहीं है लीग क्रिकेट के ऊपर। ठीक है, 4-5-6 मैचेस के लिए आए हैं, कॉन्ट्रैक्ट है, पैसे मिलने ही मिलने हैं, अगली मरतबा यहाँ पे नहीं होगा, किसी और लीग में हो जाएगा। जब आप नेशनल साइड की तरफ से खेल रहे होते हैं ना, बहुत मुख्तलिफ चीज़ें आपके लिए चल रही होती हैं, तो अल्लाह करे खेल सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए उस रास्ते पर है, उस रास्ते पर हैं कि जहां से उनके लिए पाकिस्तान टीम का दरवाजा खुल सकता है। बिल्कुल ऐसे ठीक है, बिल्कुल ऐसे। ये इसके बाद अभी उन्होंने सीजन खेला, उबैद जो है वो 19 टीम खेल कर आए। अभी पाकिस्तान ने इसी साल वर्ल्ड कप भी खेलना है। अगर वो बहुत अच्छा खेलेंगे, लाजिम है कि जो हमारी नेशनल क्रिकेट एकेडमी है आने वाले दिनों में वो फास्ट बॉलर्स का कैंप लगाएगी। ये वहाँ पर होंगे, पाकिस्तान की ए टीम के टूर्स होंगे, इनको मौके मिल सकते हैं। ये उस रास्ते पर हैं, खेल सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। फर्ज कर लें 2 साल के बाद खेल जाएं तीनों, और नसीम शाह उस वक्त तक सुपर डुपर स्टार होंगे और ये भी साथ में खेल जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है, बासलाहियत तो है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उमर आपसे जानना चाहूंगी कि ऑली स्टोन की जगह पर रिचर्ड को ऐड किया गया है, क्या ये एडिशन अच्छी है? रिचर्ड, पूरा नाम लेना उसका, रिचर्ड ना गोवा, मेरे से बोला नहीं जाता ये ठीक से। जिम्बाब्वे लेफ्ट आर्म पेसर है रिचर्ड नागारावा। ठीक है, तो जो भी है इनका नाम मुश्किल है भाई। हाँ जी। अच्छा, आपको अंदाजा था कि मैं से नाम पूरा नहीं बोला, जानबूझ के मुझे पूछ रहे हैं पूरा नाम बोले। अच्छा, इनकी एडिशन जो है वो कैसी जिम्बाब्वे के प्लेयर्स का नाम भी तो बड़े अच्छे होते हैं ना, जैसे आप देखें तिनाशे एक है, फिर इसी तरह जो है हैमिल्टन माजाकत्जा, एल्टन चिगम्बूरा, चामुची नोरवा जस्टिस चिबाबा, ठीक है, उजी जबंडा, नाम इनके मुनफरिद होते हैं। कैसी एडिशन रही इनकी? आई थिंक सो उनके लिए अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। जिम्बाब्वे के प्लेयर्स को अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वी हैव सीन के सिकंदर रजा भट्ट को तो मिलती रह रही है माशाल्लाह से, फिर इसी तरह जो है ब्लेसिंग मुजरबानी को मिली है, अब इनको मिल रही है अपॉर्चुनिटी, तो इनके लिए एक अच्छी चीज होगी। मे भी कुछ सरप्राइज स्प्रिंग करे अपनी टीम के लिए। लेट्स सी, इट्स टू अर्ली टू से दो। अच्छा, वैसे हमारे भी खिलाड़ियों के नाम जो है ना वो मुख्तलिफ सतहों पर बड़े अजीबोगरीब तरीके से लिए जाते हैं, लेकिन कुछ नाम तो ऐसे होते हैं कि वो भाई बोले ही नहीं जाते हैं, जैसे अभी जिम्बाब्वे की बात हो रही है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब पाकिस्तान के या इंडिया के जो लोग हैं, जो इंग्लिश कमेंटेटर्स हैं, वो उनको अपनी जो अदायगी है वो उसी तरीके से कर रहे होते हैं, फ्लो में जाते हैं। बिल्कुल। और आप देखें ना, जो हॉलैंड के डच प्लेयर्स होते हैं, उनके नाम मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, उनकी जो अदायगी है वो मुख्तलिफ होती है। बहुत सारे ऐसे अल्फाज होते हैं जो उसमें साइलेंट होते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान में अगर कोई बोलेगा तो वो साइलेंट ही उसको करता। तो वक्त के साथ साथ पता चलता है। साउथ अफ्रीका के थे नोकिया, कोई रिजवान ने तो उनको नोकिया कह दिया था। ठीक है, तो ये कोई नॉर्जिया कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन वो बड़े शानदार बॉलर है, फास्ट बॉलर, बहुत शानदार बॉलर है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ आ जानी चाहिए क्या हो रहा है। रिचर्ड, बस। हाफिज साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि मिसबाह उल हक ने कल की पेशावर की शिकस्त का जिम्मा जो है वो टीम सिलेक्शन को दिया है।
और देखिए कल मेरा ख्याल है पेशावर की जो नाकामी की वजह है ना, वो बाबर आजम का रन आउट है। ऐसे ही है, बिल्कुल। बाबर आजम का रन आउट है। बाबर रन आउट ना होते तो ये उन्होंने हदफ का ताकुब करते हुए आसानी से कर लेना, तो फिर नसीम शाह ने हिलाया साइम अयूब को। ये दो बड़े फैक्टर्स हैं। सिलेक्शन ठीक है, मिसबा पाकिस्तान के साबिक कप्तान है, चीफ सेलेक्टर हेड कोच है, वो बहुत शानदार क्रिकेट के का दिमाग रखते हैं, बहुत शानदार अंदाज में क्रिकेट को बयान करते हैं, बहुत अच्छी समझबूझ रखते हैं। उनकी अपनी सोच है, उनका अपना ख्याल है। हो सकता है कि उन्होंने जितने रन्स करवाए हैं पेशावर ने बॉलिंग में, अगर वो बेहतर ऑप्शंस के साथ जाते तो जो विकेटें इब्तदा में ली हैं पेशावर ज़ल्मी ने, बाद में उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से उसको कर सकते थे। ये भी बात एक काबिल गौर है, पहलू है। ऐसा तो नहीं है कि इस पर बात नहीं होगी, हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है तमाम तर रन होने के बावजूद भी बाबर का पहले ओवर में रन आउट हो जाना वो सबसे बड़ा धचका उनका है। बिल्कुल सबसे बड़ा धचका क्योंकि ये कप्तान का मौजूद रहना ही बहुत एक हौसले की बात देखें, होती वो है। रहता, हाँ, बाबर रहते तो वो अगर नसीम को खेलते तो सिचुएशन और बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल नजर आती, क्योंकि वो साइम कंफर्टेबल नहीं थे अगेंस्ट बॉल। उनका बाउंस हो रहा है, पड़ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, बाहर को जा रहा है, साइम के लिए मुश्किल होगी। लेकिन जब बाबर खेल रहे होंगे ना, बाबर की टेक्निक बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो बहुत सॉलिड है, वो उसको और तरीके से खेलते, वो और तरीके से मैनेज करते। और जब आपके बॉल अच्छे बॉल को भी कोई खेल लेता है तो वो दो दूसरे एंड पर खड़ा होता है ना, उसको भी एक हौसला मिलता है कि मैं भी खेल लूंगा, मैं कर लूंगा कुछ ना कुछ। बिल्कुल सही। उनके आउट होने से ना तो दबाव आया, फिर आपको स्ट्राइक रेट देखें कि रिक्वायर्ड आपके पास शुरू से आपको ज्यादा के साथ खेलना है, और आपका सबसे अहम खिलाड़ी आउट हो जाता है, दूसरे को इतना ज्यादा अच्छे अंदाज में खेल नहीं पा रहा, वो भी आउट हो जाता है, तो फिर मुश्किल होती है। बेहतर होनी चाहिए। आज मेरा ख्याल नवीन को भी उन्होंने बिल्कुल खिलाया है, और एक उन्होंने स्पिनर भी मेरा ख्याल मेहरान को भी मेरा ख्याल खिलाया है, मेहरान भी खेल रहे हैं। देखना यह है कि किस तरफ जाते हैं, लेकिन बाबर का आउट होना सबसे बड़ा धचका था, टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद मैच जो है वो लग रहा था कि आप तो गया। उमर, आपसे जानना चाहूंगी आज के मैच में कौन सी टीम फेवरेट है? सुल्तान से ऑब्वियसली, और लेकिन पेशावर अगर जीतना चाहता है तो अब तो मैच शुरू होने वाला होगा, पेशावरी कवा पी ले तो शायद कुछ अच्छा हो जाए, कोई वो जादू की छड़ी काम आ जाए। लेकिन ये है कि सुल्तान, क्योंकि अब उस्मान खान तो नहीं हो गए, लेकिन टीम इतनी ज़बरदस्त तरीके से जेलिन हो चुकी है कि कॉम्बिनेशन अगर इक्का दुक्का कुछ चेंज भी हो जाए ना तो फर्क नहीं पड़ेगा उनको, क्योंकि हेंड्रिक्स अच्छा खेल रहे हैं, मिलान वापस आया तो वो भी अच्छा उन्होंने इनिंग्स खेली थी शुरू में। नहीं, बड़ी स्ट्रांग टीम है, ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज है अगर हम कंपेयर करें ज़ल्मी के। क्योंकि आप ये देखें, बाबर आजम जो है ये वाहिद टीम है जिसके खिलाफ इतने रन नहीं किए उन्होंने, और अभी इस पे इनके पास मार्जिन है कि वो कर सकते हैं। 73 इनका हाईएस्ट ऑल दो रहा है, लेकिन वो टॉप 5 में कहीं नहीं आ रहे बाबर इस टीम के खिलाफ इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग। तो खतरनाक टीम है, रीजा हैंड्रिक्स हैं, काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं टीम में रिजवान के अलावा। हाफिज साहब, आपसे जानना चाहूँगी, आप कौन सी टीम को फेवरेट समझते हैं आज? देखिए, मुल्तान बेहतर साइड है। मुल्तान और क्वेटा इस टूर्नामेंट में दो बेहतरीन टीमें हैं जो अपने रिसोर्सेज के एतबार से टैक्टिकली आपको बेहतर लगती हैं, जिनके पास स्पिन बॉलिंग के शोबे में मुल्तान से भी बेहतर है क्वेटा, और अपने स्पिनर का इस्तेमाल भी ठीक कर रहे हैं। ये दोनों टीमें जो है ना वो बड़ी अच्छी हैं। अगर आप उनको ऑन पेपर भी देखते हैं ना, ऑन पेपर से ज़्यादा ये कि क्लिक कर रहे हैं उनके प्लेयर्स। ऑन पेपर तो आपको लाहौर कलंदर्स भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उनके खिलाड़ी फॉर्म में नहीं थे। क्वेटा के और इनके मुल्तान के जो टॉप प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो फॉर्म में है, और वो एक सबसे बड़ा फायदा ये फिर ये है कि वो अपने स्पेशलिस्ट के साथ खेलते हैं। आधा तीसरा आधा बटेर नहीं है, तो वो स्पेशलिस्ट जो हैं वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो वो ये दोनों टीमें ज़्यादा बेहतर हैं। मुल्तान सुल्तान भी आप देखें ना कि वो आज उस्मान खान नहीं है, लेकिन डेविड मलान आ गए हैं। बिल्कुल ऐसे तो मलान ने जो एक 52 रन ऑन बोर्ड किए थे आखिरी मैच में, जिसमें मेरा ख्याल है ये जीत नहीं पाए थे मुल्तान वाले, मेरा ख्याल वो पेशावर के ख़िलाफ़ ही मैच था, पेशावर के ख़िलाफ़ ही था, ठीक है। तो उनका बैटिंग ऑर्डर भी चेंज कर देते हैं, कभी वो ऊपर खेलते हैं कभी नीचे खेलते हैं, लेकिन वो हर जगह पर परफॉर्म कर रहे हैं। रिजवान टॉप पर बैठे हैं, रन्स कर रहे हैं, एंकर करते हैं, टीम को अपनी लेकर चलते हैं, दूसरे एंड से रन्स होते चले जाते हैं। उनके पास मौजूद है नीचे मिडल ऑर्डर में भी ऐसे खिलाड़ी जो बड़े शानदार अंदाज में, आप देखें इफ्तिखार ने 2 मैचेस जो हैं बड़े फिनिश किए हैं, हाई स्ट्राइक रेट के साथ फिनिश किए हैं। बिल्कुल सही, कोई क्लिक कर रही हैं चीज़ें उनकी। खुशदिल शाह को भी कुछ कर लेना चाहिए मेरा ख्याल।
बॉलिंग तो उन्होंने अच्छी मैचेस थोड़े से रह गए। 16 रन दिए थे, 1 विकेट ली, तो बॉलिंग वैसे कुछ बेहतर की थी उन्होंने, लेकिन ऐसे बैटर बहुत प्रूव करना है। सबसे अच्छी बात यह है नाजरीन कि अभी कुछ ही दिनों बाद जो है वो रमज़ान अल मुबारक का महीना आ रहा है और मैचेस की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी बदल जाएगी। इतना मुबारक महीना है, वैसे जब भी रमज़ान का महीना आता है ना तो वर्ल्ड कप भी होता है, तो पाकिस्तान के साथ काफ़ी उम्मीदें होती है कि पाकिस्तान जीत जाता है। और अभी तो रमज़ान आ रहे हैं हाफिज, चलो फिर खत्म करो प्रोग्राम, तो दरवाजा बंद है, रमजान अंदर क्यों आएगा? अरे वो वाला रमजान नहीं भाई, रमजान का महीना आ रहा है, माह रमजान आ रहा है, रोजे रखने हैं। अच्छा 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 अच्छा, रोजे रख के मैच खेलेंगे और हम लोग भी अपना प्रोग्राम करेंगे। रमजान तो सुता पे है। नासिर, अब देखना ये है कि एक आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आपसे भी सवाल करना चाहता हूँ कि हमने थ्रू आउट बात की इस टूर्नामेंट में कि क्राउड नहीं आ रहा, हाँ। लेकिन कल मैं देख रहा था पिंडी की बेहतर मतलब एज कम्पेयर काफी क्राउड आया, क्योंकि बारिश के बाद पहला मैच हुआ था इधर, तो अच्छा क्राउड आया था। आपको कैसा लगा क्राउड? मुझे तो नहीं ठीक लगा, मेरे मुताबिक तो क्राउड बहुत ही कम था भाई। क्राउड तो सही होना चाहिए, क्राउड होना चाहिए अगर मौसम भी अच्छा है और भी कोई मसला नहीं है। सिर्फ गेम भी कल अच्छी थी, बाबर थे, दूसरी जानिब जो है वो शादाब थे, उनकी बड़ी दोस्ती की भी बात होती है अक्सर औकात, लेकिन उनको एक दूसरे के मवाजने के तौर पर देखा जाने का दिन था, लेकिन कोई भी नहीं था क्राउड। सर आपको आना चाहिए क्राउड। पेशावर पिंडी में जो गुंजाइश है वो निस्बतन लाहौर और कराची से और मुल्तान से काफ़ी कम है। रावलपिंडी में हमेशा स्टेडियम भरे होते हैं जब मैचेस होते हैं पीएसएल के। आना चाहिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, लेकिन अगर कोई नहीं आना चाहता तो ज़बरदस्ती तो नहीं हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही आजकल वैसे टिकट्स की भी शॉर्टेज है ना आप सब। शॉर्टेज नहीं है, शॉर्टेज तो डॉलर्स की है। नाज़रीन, मेरे ख्याल से प्रोग्राम हमें ख़त्म कर देना चाहिए। आज सितारे, तज्जिया, स्टैट्स, हर लिहाज से जो है वो सपोर्ट मुल्तान सुल्तान्स के साथ है। कल इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ थी और इस्लामाबाद यूनाइटेड जीते। आप दोनों की प्रेडिक्शन भी सही हुई है। आज की प्रेडिक्शन देखना ही है सही होती है या नहीं सही होती है। जो भी होता है, हमारे प्लेयर्स हर टीम में मौजूद है, हमारी मोहब्बत सपोर्ट तो सबके साथ ही है। हम चाहते हैं कि सभी अच्छा परफॉर्म करें। तो नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल, और कल हम लोग बात करेंगे कि क्या कारकर्दगी हुई है, मैच कैसा हुआ है, किसने क्या गलती की है, किसने कैसा परफॉर्म किया है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हाफिज़ साहब, आपका उम्र आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।